हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन लॉ अकेडमी। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार काउंसिल के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनके बारे में, उन्हें सॉल्व करेंगे। और ये ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन प्रैक्टिस गाइड है जो कि डॉक्टर SM राजन और डॉक्टर PK जैन की कंबाइंड बुक है, कंडक्टेड बाय द बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये एग्ज़ाम साल में 2 बार होता है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाती है। और ये जो बुक है सेंट्रल लॉ एजेंसी की है, अगर आप ख़रीदना चाहें तो ख़रीद सकते हैं। और इसके मैं प्राइस भी बता दूंगी या उसमें मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये प्रैक्टिस गाइड कितने की है और इसमें अभी तक के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं सब हैं। 450 तो इस पर प्रिंट पड़ा हुआ है, लेकिन लेस करके थोड़ा कम मिलेगी। और काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस बुक है, मैंने भी इससे ही प्रैक्टिस की थी और बहुत हेल्प मिली। और बहुत इससे ये पता चल आइडिया हो जाता है कि किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, ये क्वेश्चन पूछा गया कॉन्स्टिट्यूशन के, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा, 10 क्वेश्चन आएंगे 10 नंबर के। तो स्ट्रक्चर कैसा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखा जाए तो इसका आंसर 5 ऑप्शन दे रखे हैं। फर्स्ट देख लेते हैं, फेडरल इन फॉर्म एंड यूनिटरी इन स्पिरिट। मतलब फेडरल फॉर्म की दिखती है कि फेडरल है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग काम है, सब स्टेट की अपनी अपनी अलग सरकार होती है। लेकिन यूनिटरी, इसकी जो मेन स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो यूनिटरी है, यूनाइट करने वाली है। क्योंकि सारी जितनी भी पावर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में ही एग्जिस्ट करती है। चाहे स्टेट गवर्नमेंट है हर स्टेट की, वो हर स्टेट का काम देखती है अलग, लेकिन इसकी जो मेन स्पिरिट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो मेन जो है यूनाइट करने की है। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, यूनाइटरी। और थर्ड है यूनिटरी इन फॉर्म एंड फेडरल इन स्पिरिट। ये उल्टा कर दिया यहाँ पर, तो ये सही नहीं है। प्योरली फेडरल भी नहीं है और प्योरली स्पिरिट भी नहीं है। तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन ठीक है। इस तरह से अगर हम देखें तो प्योरली फेडरल आंसर इज़ करेक्ट, क्योंकि प्योरली फेडरल नहीं है और फेडरल इन फॉर्म है। फॉर्म में तो फेडरल दिखती है एक तरह से, जैसे स्टेट गवर्नमेंट है अलग अलग, इस तरह का अलग अलग दिखती हैं गवर्नमेंट, लेकिन जो मेन स्पिरिट है या मेन जो पावर है वो एग्जिस्ट करती है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। यह सेंट्रल गवर्नमेंट इनके ऊपर क्या करती है, कंट्रोल करती है, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि पार्लियामेंट के हिसाब से गवर्नमेंट चलती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिशेज ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच इज़ ऑलमोस्ट क्वेसी फेडरल और द स्टेटमेंट रिलेट्स टू। मतलब ये है कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये एक तरह का जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो इस तरह का इस्टेब्लिश करते हैं जो कि क्वेसी फेडरल है। मतलब क्वेसी मतलब आभासी फेडरल है। क्वेसी से मतलब होता है हिंदी में आभासी, मतलब आभास होता है फेडरल। तो दिस स्टेटमेंट रिलेट्स टू, मतलब ये स्टेटमेंट किसने दिया था, लेकिन है नहीं वो। हमने फर्स्ट क्वेश्चन में भी देखा कि क्वेसी फेडरल वो दिखती है या फेडरल दिखती है, लेकिन ऐसी है नहीं। मतलब आभास होता है कि वो फेडरल है, लेकिन वो है नहीं। तो ये किसका स्टेटमेंट है ये देख लेते हैं। इसमें 5 ऑप्शन दिए गए हैं। सर जेनिंग्स का है, डॉक्टर BR अम्बेडकर का दिया है, प्रोफेसर KC वेरे दिया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जवाहरलाल नेहरू। अब इसमें हम देख लेते हैं आंसर, तो इसमें क्लियर दिख रहा है, आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। तो प्रोफेसर KC वेयर हेयर जो है इन्होंने दिया था ये स्टेटमेंट। और क्यों दिया था, क्योंकि इसमें उन्हें लगता था कि क्वेसी आभास होता है कि ये फेडरल है, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है लेकिन होता नहीं है। वो मेन जो स्पिरिट है इसकी वो यूनाइट करने की है, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाती, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी अपनी अलग पावर्स होती है। उसके ऊपर जो गवर्नर्स होंगे वो गवर्नर्स का आखिरी फैसला होता है स्टेट गवर्नमेंट में मुख्यमंत्री के बाद। तो इस वजह से जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्रपति होता है, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में वो होता है CM होता है या मुख्यमंत्री होता है और गवर्नर होता है। तो जब भी मुख्यमंत्री रिज़ाइन देता है तो वो गवर्नर के उस गवर्नर को अपना रिज़ाइन लेटर सौंपेगा या देगा। तो ये चीज़ यहाँ पर फेडरल इसलिए
क्वेसीफाइडल इसलिए लगती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इन हुज टाइम पीरियड और प्राइम मिनिस्टरशिप द पंचायत्स वर गिवन द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस, कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के टाइम पर पंचायत्स को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। यहाँ पे हम देख लेते हैं, राजीव गांधी के टाइम पर, चंद्रशेखर के टाइम पर, वीपी सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह। इसका आंसर है पीवी नरसिम्हा राव, क्योंकि देखिए अब हम देखते हैं 5 के 5 ऑप्शन में वो क्यों नहीं होंगे। राजीव गांधी के टाइम पे तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि जब पंचायत राज आया तो तब राजीव गांधी का मतलब वो नहीं था, टाइम नहीं था। चंद्रशेखर आज़ाद, ये चंद्रशेखर तो थे ही नहीं पॉलिटिक्स में। तो वीपी सिंह का भी नहीं है उस टाइम का, तो मनमोहन सिंह भी बाद में आए। तो ये पीवी नरसिम्हा राव का टाइम है मेन, जिस टाइम पे पंचायत राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। फिर फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब द फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन सा ये स्टेटमेंट है उसे करेक्ट माना जाएगा इसके डिस्क्राइब करने पर फोर्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। ठीक है, इसमें फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, इट लिस्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट्स। जो फोर्थ शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करती है, वो इसमें पूछा गया है। ये आंसर इसका करेक्ट नहीं है, आंसर इसमें आपको क्लियर दिख रहा है, लेकिन मैं रीज़न के साथ बताऊंगी क्यों करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, इट कंटेन्स द लैंग्वेज लिस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। लैंग्वेज जो है वो भी नहीं, वो भी शेड्यूल फोर्थ में नहीं आता। सी देख लेते हैं, इट कंटेन्स द प्रोविजंस रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज़ के बारे में भी नहीं है फोर्थ शेड्यूल। ऑल एलोकेट सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की सीट्स हैं उससे रिलेटेड है हमारा शेड्यूल फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ ए लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स फॉर मेकिंग लॉ बाय स्टेट। ये मेकिंग लॉ ऑफ स्टेट्स जो है शेड्यूल 7 में आता है, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो आंसर इज़ डी, क्योंकि जो ये शेड्यूल फोर्थ है वो काउंसिल ऑफ स्टेट्स की बात करता है। ये सीट्स जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैं उसकी बात करता है कि कितनी सीट्स होंगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसे थोड़ा जूम कर लेते हैं जिससे इजी रहे समझने में। वो डिस्क्राइब द पार्ट थर्ड ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज मोस्ट सिटीजन्स क्रिटिसाइज्ड पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सबसे ज़्यादा पार्ट 3 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल राइट, उसको सबसे ज़्यादा किसने क्रिटिसाइज़ किया। इसका आंसर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। क्यों? क्योंकि इसके पीछे रीज़न ये था, बी.आर. अम्बेडकर ने अपने एक स्टेटमेंट में भी कहा था कि ये जो है इतनी पावर किसी को भी क्या बना देती है, कठोर बना देती है या मिसयूज़ करने वाला बना देगी। तो इसलिए बी.आर. अम्बेडकर ने इसको क्रिटिसाइज़ किया था, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। लेकिन ये हमारा जो है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया फंडामेंटल राइट्स पार्ट, क्योंकि ये भी ज़रूरी है। लेकिन इसे जो है बी.आर. अम्बेडकर ने इसको अच्छा भी बताया। फिर बाद में शुरू में उनको लगता है तो क्योंकि इसमें काफ़ी सुधार किया गया, फिर बी.आर. अम्बेडकर को ये ठीक लगा और ये सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा फिर आगे जाके बी.आर. अम्बेडकर ने अपने अगले स्टेटमेंट में, क्योंकि ये इसकी काफ़ी अहमियत है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और हम सिटीजन्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। क्योंकि जैसे इमरजेंसी पीरियड में हमारे सारे फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, वायलेट कर दिए जाते हैं या उन्हें होल्ड पर रख दिया जाता है जब तक कि इमरजेंसी रहेगी। लेकिन जैसे ही इमरजेंसी हट जाती है हमारा फंडामेंटल राइट्स सब वापस से हमें मिल जाते हैं। लेकिन कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो हमें उस टाइम पे भी दिए जाते हैं जब इमरजेंसी पीरियड होता है, जैसे कि आर्टिकल 21 कि किसी को भी मतलब गलत तरीके से अरेस्ट नहीं किया जाएगा या टॉर्चर नहीं किया जाएगा वगैरह, या एक क्राइम में दोबारा उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा या एक से ज़्यादा बार उसको सज़ा नहीं दी जाएगी, डबल पार्टी जो कहलाता है। इस पर भी मेरी वीडियो है, आप चाहे तो वो भी देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी और आई बटन में भी उसको वीडियो को डाल दूँगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
When an enactment is of such a nature that no separation is possible between inconsistent and inconsistent part, ये कहा जा रहा है यहाँ पे व्हेन एन एनेक्टमेंट, जब एनेक्टमेंट हुआ हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, इज़ ऑफ सच ए नेचर, वो इस तरह की नेचर का था, दैट नो सेपरेशन इज़ पॉसिबल, जिसमें कोई सेपरेशन पॉसिबल नहीं था, बिटवीन इनकन्सिस्टेंट एंड कंसिस्टेंट पार्ट, कि कौन सा मतलब कंसिस्टेंट पार्ट होगा, कौन सा इनकन्सिस्टेंट पार्ट होगा। ठीक है, अब इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका बी करेक्ट है, होल एक्ट विल बी इन ऑपरेटिव। जो हमारा पूरा एक्ट था ये इन ऑपरेटिव था। जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ ही इसके पार्ट बने थे, और मतलब कुछ ही सेक्शन हमारे बने थे इसमें, और उसकी भी मैं लिस्ट, उस पर भी एक वीडियो मैं जल्दी ही बनाऊंगी। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ कितने स्टूडेंट चाहते हैं और इस तरह की वीडियो बनाऊँ मैं इस टॉपिक पर। तो ये जो लिस्ट थी जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशन हमारा, तो कुछ आर्टिकल ही थे जो कि बने थे और वही एनफोर्स हुए थे। लेकिन फिर जो उसके बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन पूरा कंप्लीट बन गया तो फिर इन्हें भागों में बांटा गया और सबसे एंड में प्रियम्बल को बनाया गया। अब इसके पीछे मेन रीज़न ये था प्रियम्बल को सबसे लास्ट में बनाने का, वो इसलिए क्योंकि हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या हमारे मतलब क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या क्या मतलब कौन कौन से राइट्स करेक्ट हैं मतलब सिटीजन्स के लिए, और कौन से राइट्स में करेक्शन करना है या अमेंडमेंट करना है। तो जो सारा निचोड़ था वो हमारा हमारा या जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बनाया गया, मेन पर्पस क्या है इसका, तो वो प्रियम्बल में बताया गया है। जैसे कि प्रियम्बल खुद कहती है, वी का यूज़ किया गया है। वी से मतलब ये है हम सिटीजन्स के लिए, ऑल सिटीजन्स के लिए बात की जा रही है। वी द पीपल ऑफ इंडिया, मतलब हमारा जो इंडिया है वो सारे लोगों के लिए के ऊपर ये रूल लागू होगा, ये कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, लागू होगा। और हम सब इसकी शपथ लेते हैं, ये सोलमनी लेते हैं, रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये सब बनाने के लिए हम सोलमनाइज करते हैं, ये सोलमनी लेते हैं, ये शपथ लेते हैं। तो ये एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन्स, और सारे सिटीजन्स को सिक्योर करने के लिए। तो यहाँ पे जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है वो यही बात करता है, हमारे पूरे लोगों के लिए, पूरे सिटीजन्स के लिए ये लॉ बनाया गया है या कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। उन्हें जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, लिबर्टी प्रोवाइड करने के लिए, इक्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए, साथ ही साथ फ्रेटर्निटी प्रोवाइड करने के लिए। अब मैं पूरी तरह से प्रियम्बल को नहीं समझाऊंगी क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत सारा है ये, इसके लिए भी एक अलग वीडियो चाहिए। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसका जो मेन है सेपरेशन। तो उसमें कुछ चीज़ें थी जो कि कोऑपरेटिव थी या इनकन्सिस्टेंट थी, इनकोऑपरेटिव थी, और कुछ कोऑपरेटिव थी या कंसिस्टेंट पार्ट था। तो इसमें बताया गया है होल एक्ट विल बी इन ऑपरेटिव। जो पूरा एक्ट था वो इन ऑपरेटिव था, यह ऑपरेट नहीं हुआ था। कुछ लॉज हमें दे दिए गए थे, कुछ मतलब आर्टिकल हमारे हमें मिल गए थे, और इसको जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो बना था उससे, और इसने एक और एक्ट था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे काफ़ी हेल्प लेकर बनाया गया था। तो वो एक्ट जो हमारे लागू हुए थे शुरू में, तो उनके उसके बाद वो लेकिन इन ऑपरेटिव थे, ऑपरेशन में नहीं थे, वो ऑपरेट नहीं होंगे या किसी पर लागू नहीं होंगे जब तक ये पूरा कंप्लीट ना बन जाए। लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने वो हमें रूल कुछ एक्ट इस तरह के या कुछ प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हमें प्रोवाइड कर दिए थे। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेशल प्रोविजंस कैन बी मेड अंडर आर्टिकल 15 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कौन से ऐसे प्रोविज़न स्पेशल प्रोविज़न्स हैं जो कि हमारे आर्टिकल 15 में दिए गए हैं या बनाए गए हैं ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के। सबसे पहले हम देख लेते हैं इसका आंसर, इसके ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले वुमेन एंड चिल्ड्रन से रिलेटेड, बी ऑप्शन है शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड, सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, डी सोशली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड, और ई प्रिविलेज क्लास से रिलेटेड।
तो हम देख रहे हैं कि और आर्टिकल 15 जो बात करता है राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18 तक। फिर इसमें जो हमारा आर्टिकल इसमें 15 के बारे में बात की गई, वो स्पेशली जो प्रोविज़न दिया गया है वो किसके लिए है, सबके बारे में बात है उसमें। राइट टू इक्वालिटी मेन जो है वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए दिया गया है। स्पेशली आर्टिकल 15 जो स्पेशल इक्वालिटी देता है वो वुमेन एंड चिल्ड्रंस को देता है, इसलिए ये इसका आंसर ए करेक्ट है। और मेरी आर्टिकल 15 पर भी एक वीडियो है, आप चाहे तो वो देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, आपको उससे काफ़ी हेल्प होगी अगर आपको डिटेल में इसके बारे में जानना है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, अंडर विच लॉ द अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एबोलिश्ड इन इंडिया। जो अनटचेबिलिटी है वो कौन से प्रोविज़न में एबोलिश्ड किया गया इंडिया में। अनटचेबिलिटी से मतलब है छुआछूत, मतलब किसी के साथ भेदभाव करना, उसकी कास्ट को लेकर, उसके मज़हब को या धर्म को लेकर, या उसकी इकोनॉमिकली सिचुएशन को देखकर। तो वो जो है वो उसमें प्रोटेक्शन कौन से हमारे आर्टिकल में दिया गया है या एबोलिश किया गया है वो हम देखते हैं। इसके ऑप्शन देखते हैं। ए प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, नहीं इसमें भी नहीं है। बी शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब्स एक्ट 1989, इसमें भी नहीं है। ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी ह्यूमन राइट और ऑप्शन ई ऑल अबव, नहीं। इसमें जो पूछा गया अनटचेबिलिटी हैज़ बिन डिक्लेयर्ड एबोलिश्ड इन इंडिया अंडर विच लॉ के बारे में पूछा जा रहा है, तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसमें देता है, क्योंकि अनटचेबिलिटी आर्टिकल 17 में दिया गया है हमें प्रोटेक्शन की। अनटचेबिलिटी से हमें मतलब भेदभाव करना मना कहा गया है, किसी भी तरह से भेदभाव करना। तो आर्टिकल 17 हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इसमें प्रोटेक्शन देता है। तो आर्टिकल्स एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, एबोलिशन किया गया है इसमें, या इससे भेदभाव को ख़त्म किया गया आर्टिकल 17, क्योंकि पहले टाइम पे काफ़ी कास्टिज्म या काफ़ी भेदभाव था। तो इस वजह से, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, इसलिए एबोलिश करना इसको अनटचेबिलिटी को बहुत ज़रूरी था। तो इसको आर्टिकल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 17 में एबोलिश किया गया, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर आपको इस पर भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। प्लीज़ मेरे साथ कमेंट बॉक्स के ज़रिए जुड़ें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और शेयर करें मतलब वायरल ही कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास भेजें, जिससे सबको हेल्प मिले। और कोई भी आगे आपको वीडियो चाहिए तो उस पर मुझे बताते रहिए, कोई भी टॉपिक पर। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड इन ए केस दैट मिसेस सोनिया गांधी, द President of Congress first is not an Italian citizen। सोनिया गांधी जो थी वो कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट हैं या तो वो जो हैं इटालियन सिटीज़न नहीं है, बट इज़ एन इंडियन सिटीज़न अंडर। लेकिन इंडियन सिटीज़न के अंडर में कौन से में आएंगी, सबसे पहले देख लेते हैं कौन सा एक्ट मतलब लागू होगा, ये बात यहाँ पे पूछी जाएगी। आर्टिकल 10 भी लागू नहीं होगा, आर्टिकल 11 में भी नहीं है सिटीज़नशिप के बारे में। इसमें दिया गया है सी ऑप्शन में द सिटीज़नशिप एक्ट 1955, जिसमें अभी पीछे NRC CA और वगैरह के ऊपर प्रोटेस्ट भी हुए थे और इसी में अमेंडमेंट करा जा रहा था और इस पे एक बिल भी लाया गया जो कि उसे एक्ट भी बना दिया गया, जिसके अगेंस्ट में बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे सन दिसंबर 2020 में, सन 2020 में। और अभी भी इस पर प्रोटेस्ट काफ़ी जारी है, जंतर मंतर पर काफ़ी लोग इसके अगेंस्ट में बैठे भी हैं। तो इससे ये चीज़ें अगर आपके दिमाग में रहेगी तो आपको ये चीज़ याद करने में या कोरिलेट करने में हेल्प मिलेगी, इसलिए मैं यहाँ पे ये चीज़ बता रही हूँ। ऑप्शन डी भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ई भी करेक्ट नहीं है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, द सिटीजनशिप एक्ट 1955। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जनरली डिफाइंड एज, कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से डिफाइंड किया गया है। ए ऑप्शन लॉ ऑफ द लैंड,
लॉ ऑफ द लैंड की तरह। ऑप्शन बी फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड, फंडामेंटल लॉ की तरह, लॉ ऑफ द लैंड की तरह। सी ऑप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ऑफ द लैंड की तरह। ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ द लैंड की तरह। और ऑप्शन ई जुडिशियल लॉ ऑफ द लैंड की तरह। तो हम यहाँ पे देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन इज़ जनरली डिफाइंड एज, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड की तरह। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बात करता है, देश का जो बेसिक स्ट्रक्चर